नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का, नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते दोस्तों, व्हाट्सअप। मेरा नाम है करण ठाकुर और आज स्कूल टीवी पे हम कुछ स्पेशल सीखने जाने वाले हैं। कभी आप लोगों ने किसी म्यूजिक प्रोग्राम को देखा है और सोचा है कि ये कैसे होता है, कैसे लोग इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके पीछे क्या प्लानिंग और क्या थिंकिंग होती है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और कैसे आप एक सक्सेसफुल इवेंट होस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है म्यूजिक बिजनेस और आर्टिस्ट मैनेजमेंट। जैसे ही हर जॉब में एक मैनेजर की ज़रूरत होती है, वैसे ही आर्टिस्ट मैनेजर ऐसा व्यक्ति होता है जो म्यूजिशियंस, सिंगर्स या एंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज़ के साथ काम करता है। मुझे हमेशा से लगता था कि म्यूज़िक बिजनेस मेरे बस की नहीं है, कि मैं उसमें काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि म्यूज़िक बिजनेस में काम करने के लिए तुम्हें म्यूज़िक की नॉलेज होना ज़रूरी है, बट मैं बहुत गलत था। आज मुझे 8+ इयर्स हो गए हैं म्यूज़िक बिजनेस में काम करते हुए। मैंने कई सारे आर्टिस्ट को मैनेज किया है, मैंने कई सारे शोज़ किए हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। मैंने मोनिका डोगरा, न्यूक्लिया और डिवाइन जैसे आर्टिस्ट के साथ शोज़ किए हैं और आज मैं आपको मेरी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा, कुछ ऐसे कंपनीज की जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो या ना भी सुना हो। क्या आपने टी सीरीज़ के बारे में सुना है? तो टी सीरीज एक रिकॉर्ड लेबल है जो आर्टिस्ट लोग को साइन करती है, उनसे गाने गवाती है और फिर वो ही गाने आगे बेचती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा आर्टिस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं और कोई म्यूजिशियन को आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो म्यूजिशियन का काम पसंद आए। अगर आपको वो म्यूजिशियन का काम पसंद आएगा तो आपको आपका काम जैसे नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रहे होंगे जो आपको बेहद पसंद है। तो याद रखिए, इस फील्ड में काम करने के लिए अगर आपको कुछ भी सेल करना हो, कुछ भी बेचना हो, तो आपको वो चीज़ ज़रूर पसंद आनी चाहिए, तो वो आप आपके दिल से बेचेंगे, ये याद रखना। तो चलिए पहले टॉपिक पे टच करते हैं जिसका नाम है आर्टिस्ट मैनेजमेंट। तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट 2 चीज़ों में डिवाइड होती है, एक आपकी पर्सनल स्किल्स और एक आपकी पर्सनल नॉलेज। ये चीज़ें कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट मैनेजर बनाने की। तो पहले हम बात करेंगे कि आपके स्किल्स में आपको क्या पोजेस करनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक सोशल मीडिया का नॉलेज, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसकी जानकारी होना आपके लिए सख्त ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, अगर आप मूवी पिक्चरें देखते हैं, तो उनकी नॉलेज होना आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि अगर आप कोई इंग्लिश गाना सुनते हैं तो उसके सिंगर की नाम, वो गाने की एल्बम, ये सारी डिटेल्स होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक कूल और कंपोज्ड हेड रखना पड़ेगा
तो आपको सब चीज़ें शांति से करनी पड़ेगी, ठंडे दिमाग से करनी पड़ेगी। तो चलिए हम अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। एक है आपके स्किल्स और दूसरे है आपके रोल्स। मैंने अभी आपको आपके स्किल्स के बारे में समझाया, अभी मैं आपको आपके रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाऊंगा कि आपको क्या काम करना होगा एज अ आर्टिस्ट मैनेजर। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। तो पहला पॉइंट है बुकिंग्स। बुकिंग्स का मतलब ये होता है कि आप आपके आर्टिस्ट को लाइव शो, जैसे अगर आपने देखा होगा कोई आउटडोर इवेंट में या क्लब में या बार में, आप उनसे गवाएं या परफॉर्म कराएं, तो वो होता है बुकिंग्स। बुकिंग्स में अच्छे होने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक अच्छा आर्टिस्ट जिसके पास टैलेंट है, और दूसरे आपके स्किल्स जो आप क्लब ओनर्स के साथ, फेस्टिवल ओनर्स के साथ, म्यूज़िक फेस्टिवल प्रोग्रामर के साथ आप रखते हैं। तो ये हो गई पहली चीज़, बुकिंग्स, जहां आपका आर्टिस्ट म्यूज़िक लोगों के लिए बजाता है। दूसरी बात, मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप आपके आर्टिस्ट के बारे में सब जानते हो, जैसे कि आर्टिस्ट को क्या पसंद है, आर्टिस्ट को किस चीज़ें नापसंद है, आपको आर्टिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, आर्टिस्ट के म्यूज़िक के साथ आपको क्या करना चाहिए, और ये सारे डे टू डे चीज़ें जो आर्टिस्ट के लाइफ में होती है, इनको कहते हैं मैनेजमेंट। आप उनको मैनेज करते हैं। तीसरी चीज़, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होगी आपके आर्टिस्ट की म्यूज़िक प्रोडक्शन। कि अगर आप एक सिंगर या आप एक म्यूजिशियन को मैनेज करते हैं, तो आपको उनके साथ बैठकर प्लान्स बनाने होते हैं कि क्या करेंगे 1 साल के बाद, क्या करेंगे 3 साल के बाद, क्या करेंगे 5 साल के बाद। तो एक फ्यूचर का आपको अच्छा सा आइडिया होना चाहिए। आपके आर्टिस्ट के म्यूज़िक ही आपको आगे तक लेके जाएगा। तो आप और आपके आर्टिस्ट के बीच में एक सिनर्जी होनी चाहिए, जहां आप और आपके आर्टिस्ट समझे कि म्यूज़िक और उसके म्यूज़िक के साथ क्या करना हो। तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप सोचिए कि आर्टिस्ट मैनेजर इज इक्वल टू शॉपकीपर, और आपका जो आर्टिस्ट है दैट इज इक्वल टू व्हाट द शॉपकीपर सेल्स। तो आप शॉपकीपर है और आपका आर्टिस्ट वो प्रोडक्ट है जो शॉपकीपर बेचता है। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। इसमें आपको कई सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपका प्रोडक्ट किनको चाहिए, आपका प्रोडक्ट किसको चाहिए, आपका प्रोडक्ट कितना दूर जाना चाहिए, आपके प्रोडक्ट को और कोई एंडोर्स कर सकता है। तो मैं यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको बताने के लिए कि आर्टिस्ट मैनेजर और आर्टिस्ट मैनेजमेंट किस तरीके के फील्ड से रिलेटेड है। तो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट मैनेजर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने यहाँ 2 चीज़ में डिवाइड की है। एक आपके स्किल्स और दूसरे आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। काश मुझे किसी ने ऐसा करके बताया होता, बट कोई नहीं, मैं आज आपके लिए एकदम सिंपल करने वाला हूँ। तो क्या है आपके स्किल्स? आपको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और कई अनगिनत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। दूसरी, आपको म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट के आसपास की नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे कौन सी नई मूवीज़ आई है, कौन से नए गाने आए हैं, वो गाने के सिंगर कौन है, वो गाने के कंपोजर कौन है, कौन से लिरिसिस्ट है। सारी जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। इसमें भी अगर आप इंफॉर्मेशन ले नहीं पाते हैं इतना, तो थोड़ी जानकारी होना आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो है एक शांत और कंपोज्ड हेड के साथ आपको काम करना होगा। आर्टिस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही हैवी इंडस्ट्री है, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें, कई सारे रोल्स करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको एक काम और शांत दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो है एक सक्सेसफुल होने की भूख। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आप ही है जो रोकते हैं उससे मिलने। तो आपको एक सक्सेसफुल होने की अंदर भूख होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट को मैनेज करने की फीलिंग होनी चाहिए। तो क्या होता है आर्टिस्ट मैनेजमेंट और कैसे उसको आप अप्रोच कर सकते हैं? आर्टिस्ट मैनेजमेंट को आप 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक है आपका नॉलेज और दूसरा है ऑन द जॉब नॉलेज। तो टू समराइज आर्टिस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, मैं एंड करना चाहूँगा ये कह के कि आप अगर एक आर्टिस्ट के मैनेजर हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो वो आर्टिस्ट को 0 से हीरो बनाना,
आप रिस्पॉन्सिबल हो वो आर्टिस्ट को कंफर्ट दिलाना, क्योंकि आप और आपका आर्टिस्ट इसमें साथ में है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। तो जैसे मैंने कहा था, हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, आर्टिस्ट मैनेजमेंट और म्यूज़िक इवेंट्स। कैसे आप एक सक्सेसफुल म्यूज़िक इवेंट होस्ट कर सकते हैं। तो पिछले टाइम हमने आर्टिस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात किया था, अभी हम बात करेंगे म्यूज़िक इवेंट्स के बारे में। कभी आपने आपके शहर में, आपके सिटी में देखा हो कि मेला लगा हो या सर्कस लगा हो, म्यूज़िक इवेंट चल रहा हो या एक फूड फेस्टिवल चल रहा हो, और क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है, इसमें कितने लोगों की ज़रूरत होती है, क्या प्लानिंग और क्या थॉट होती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अब शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर म्यूज़िक इवेंट सक्सेसफुल होए, आपको उसे सक्सेसफुल बनाना पड़ता है। तो कई टाइप के इवेंट होते हैं, लेकिन हम उन्हें डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में: लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल इवेंट्स। बड़ा, मीडियम और छोटा स्केल इवेंट्स। तो बड़े स्केल के इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे स्टेडियम में कॉन्सर्ट करना, मोर देन 5000 लोगों के लिए कॉन्सर्ट या म्यूजिक करना, वो होते हैं बड़े स्केल इवेंट्स। मीडियम स्केल इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें 1000 से 5000 लोगों की कैपेसिटी होती है, जैसे फैशन शो हो गया या कोई फूड फेस्टिवल हो गया। और स्मॉल स्केल शोज वो होते हैं जैसे क्लब्स या बार्स में कभी आपने किसी म्यूजिशियन को गिटार बजाते हुए देखा हो या एक पूरे बैंड को देखा हो। एक और टाइप की इवेंट्स आजकल स्पेशल हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में पैंडेमिक फैल गया है। कोरोना वायरस ने पूरे इवेंट इंडस्ट्री को नीचे कर दिया है। तो एक नए टाइप की इवेंट्स आ रहे हैं, वो है ऑनलाइन या डिजिटल इवेंट्स। जैसे आप मुझे अभी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं, वैसे ही नए टाइप के इवेंट्स आए हैं। जैसे म्यूजिशियन अपने घर से परफॉर्म करेगा लोगों के लिए जो इंटरनेट पे देखेंगे। तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के वजह से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को धक्का लगा है, उसी की वजह से एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम भी आई है जहां लोग ऑनलाइन या डिजिटल परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है म्यूजिक इवेंट्स या इवेंट्स को कैसे किया जा सकता है, कैसे सक्सेसफुली हम एक इवेंट होस्ट कर सकते हैं। तो इसमें घुसने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स के बारे में। इवेंट इंडस्ट्री में हम इसे 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं: लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इवेंट्स। बड़ा, मीडियम और छोटा स्केल इवेंट। लार्ज स्केल इवेंट्स वो होते हैं जो स्टेडियम्स या बड़े मैदानों में आप होस्ट करते हैं, जैसे कि एक म्यूजिक फेस्टिवल या कोई बड़ा इंटरनेशनल आर्टिस्ट। मीडियम स्केल इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 1000 से 5000 लोगों की कैपेसिटी होती है, जैसे फैशन शो हो जाए या फूड फेस्टिवल हो जाए। और स्मॉल स्केल इवेंट्स वो होते हैं जो आपके लोकल एरिया के बार में या क्लब में परफॉर्म किए जाते हैं। अभी बिकॉज दुनिया में एक पैंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से इवेंट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, बट इसी वजह से एक नए टाइप की फॉर्मेट बाहर आई है। जी हाँ, वो फॉर्मेट है ऑनलाइन इवेंट्स। पहले इवेंट्स के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता था और जाके इवेंट देखना पड़ता था, लेकिन अभी बिकॉज कोरोना वायरस हो चुका है और लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसके वजह से एक नया टाइप का फॉर्मेट आया है, ऑनलाइन इवेंट्स। तो अगर आप आपके घर के कंफर्ट से बैठकर एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, आपका फेवरेट आर्टिस्ट हो, आपका फेवरेट म्यूजिशियन हो, आपका फेवरेट डीजे हो। तो इवेंट इंडस्ट्री को एक धक्का जरूर लगा है, लेकिन एक नया वे ऑफ रेवेन्यू अर्निंग चालू हुआ है। तो एक इवेंट को सक्सेसफुली होस्ट करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहला आपको बनाना पड़ेगा एक P&L शीट। इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। इस शीट के जरिए आपको पता चलेगा कि आपकी जो कॉस्ट है और आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है कि कम है। अगर इनकम ज़्यादा है तो आपको इवेंट होस्ट करना चाहिए, अगर इनकम कम है और कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको आपके कॉस्ट पे रिविजिट करना होगा, आपके कॉस्ट को कम करना होगा, या आप इवेंट होस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे बनेगी एक प्रॉफिट एंड लॉस शीट? आपको जानना है कि इसमें आपके कितने खर्चे होंगे और आपको कितना इनकम आएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा इवेंट करने से पहले। एक बार आपने प्रॉफिट एंड लॉस शीट बना ली तो आपको आपके कॉस्ट के आइडिया आ जाएंगे। ये कॉस्ट कई तरह के कॉस्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके आर्टिस्ट के कॉस्ट,
आपके आर्टिस्ट की फीस, वो आर्टिस्ट कितने पैसे लेगा आपके लिए परफॉर्म करना, आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट। भी प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक सक्सेसफुल इवेंट के लिए, जैसे कि आपके लाइट, साउंड, आपके म्यूजिकल इक्विपमेंट का कॉस्ट, आपके स्टेज का कॉस्ट, आपके डेकोर का कॉस्ट, आपको इवेंट को कैसे दिखाएंगे, आपके इवेंट के आगे पीछे नीचे क्या होगा, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई म्यूजिक इवेंट देखा होगा या कोई एंटरटेनमेंट शो देखा हो, आपने देखा होगा एक स्टेज है, लाइटें होती है, ट्रस होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं, तो ये सारे चीज़ें प्रोडक्शन कहलाए जाते हैं जो लाइट और साउंड के कॉस्ट में आते हैं। तीसरी चीज़ जो है क्रिएटिव म्यूजिक इंडस्ट्री या इवेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अलग मतलब है इसका। क्रिएटिव मतलब आप जब भी एक फ्लायर बनाते हैं, आपने कभी आपके शहर में वॉल पे, दीवालों पे आपने कभी एक जंबो सर्कस या किसी और के फ्लायर देखे होंगे। ये फ्लायर्स जब सोशल मीडिया प्रेजेंट नहीं था तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे लोगों को जानने के लिए कि कौन से दिन पे, कौन से टाइम पे इवेंट हो रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया के होने के बाद भी हम फ्लायर्स बनाते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो एक पुराना तरीका है और वो आज तक चलते आ रहा है। और मैं आपको लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा जो है TLB यानी ट्रैवल, लॉजिंग और बोर्डिंग। अगर समझिए कि आप एक आर्टिस्ट है जो इंडिया में रहते हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे देश में आके परफॉर्म करें, तो इसके लिए मुझे आपको TLB देना होगा, ट्रैवल, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, जिसका मतलब है आपको मेरे प्लेन टिकट्स, आपको मेरे रहन सहन के और आपको मेरा खाना पीना देखना होगा जितने भी टाइम मैं आपके कंट्री, आपके शहर में रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ते जाता है। पर हम अभी दूसरा साइड देखेंगे जो है हमारा फेवरेट, इनकम कैसे कमाए जाते हैं। इनकम कमाना इवेंट इंडस्ट्री में मैं आपको पहले ही बता दूं बहुत डिफिकल्ट है। ये एक तरीके का गैम्बल है जो आपको लेना होता है, जो आपको आपके दिमाग से सोचना होता है। अगर आपने 500 लोग के लिए इवेंट खड़ा किया है तो आपको सोचना होगा कि अगर 500 लोग नहीं आए तो आप आगे क्या करेंगे, कैसे आप खुद को बचाएंगे। तो अभी मैं आपको 3 चीज़ें समझाऊंगा। इनकम 3 चीज़ों से ही आती है। एक होता है गेट से, गेट पे एंट्री भरनी होती है हर पर्सन को। अगर मुझे एंट्री करना है आपके इवेंट में तो मुझे एक गेट फी देनी होगी। वो गेट फी हो सकती है 100, 200, 300, 500, 1000, वो डिपेंड करता है इवेंट के साइज पे। सेकंड चीज होगी आपके F&B। F&B का मतलब है फूड एंड बेवरेज, खाना और पीना। ये आपके लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा सकती है। और तीसरी चीज है स्पॉन्सर। अगर आपने IPL देखा होगा इंडियन टेलीविजन पे, इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉन्सर है Vivo IPL, क्योंकि Vivo IPL में इन्वेस्ट करता है। वैसे ही अगर आप एक इवेंट करना चाहते हैं तो आप आपके इर्द गिर्द के ब्रांड्स के पास जाकर ये पिच करेंगे इवेंट। जब भी आपने इवेंट पिच किया हो और अगर कोई ब्रांड्स कोई भी हो सकते हैं जैसे नाइकी, एडिडास, पेप्सी, कोका कोला, सर्फ एक्सेल, अगर आपकी आइडिया और आपका इवेंट इन ब्रांड्स के साथ मैच करता है तो आप इन्हें ये प्रोजेक्ट जाके पिच कर सकते हैं, जिसमें वो आपको पैसे देंगे, ये पूरा इवेंट स्पॉन्सर करेंगे आपके लिए। तो ये तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो सबसे डिफिकल्ट चीज है इवेंट इंडस्ट्री में अचीव करने, वो है स्पॉन्सरशिप। आपको F&B और गेट एंट्री आपके रेगुलर कस्टमर से मिल सकती है, लेकिन अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको बाहर जाकर इन बड़ी कंपनियों में जाकर प्रेजेंटेशन देना होगा, उन्हें समझाना होगा इस इवेंट के बारे में, इस इवेंट का महत्वपूर्ण क्या है, इस इवेंट से क्या मिलेगा। उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपने स्पॉन्सरशिप क्रैक कर ली तो ये आपकी गोल्डन टिकट होगी। एक आखिरी चीज ऐड करना चाहूँगा आपके लिए, जो है यूज ऑफ सोशल मीडिया। मैंने आपको पहले कहा था कि एक सक्सेसफुल इवेंट ऐसे ही नहीं होता, आपको उसे सक्सेसफुल बनाना पड़ता है। यहाँ सोशल मीडिया का यूज़ आजकल के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है।
सोशल मीडिया के जरिए आप किसी भी पर्सन को रीच आउट कर सकते हैं, आप किसी भी पर्सन को टारगेट कर सकते हैं और आप किसी भी पोटेंशियल कंज्यूमर को एक कस्टमर बना सकते हैं। तो याद रहिए कि सोशल मीडिया का नॉलेज होना आपके लिए आवश्यक है। इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे 7 साल पहले कहा होता कि मैं आज म्यूजिक बिजनेस में काम कर रहा होता तो मैं शायद ही आप पे हंसता, लेकिन मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ एक चीज़ की वजह से, जो है सोशल मीडिया की जानकारी या नॉलेज की वजह से। अगर मेरे को सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं होती तो मुझे अपने पहली नौकरी अपने म्यूजिक करियर में नहीं मिलती, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो याद रखिए, सोशल मीडिया बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम नेहा कुमारी। नेहा। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। नेहा और मुस्कान। हाँ। जी बताएं। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मेरे पापा का नाम सीताराम शर्मा। मैं +2 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं आजमनगर दरभंगा की रहने वाली हूँ। ठीक। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैं +2 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय से हूँ। मेरा पापा का नाम श्री जोगिंदर राम है। मैं आजमनगर से आई हूँ। हमें आपसे कुछ मतलब कि मखाना के बारे में आपसे हमको जानकारी। मखाना क्या है जो आप इतना बड़ा अनुसंधान केंद्र बनाए हैं? चलिए, आप दोनों का स्वागत है। नेहा और मुस्कान, आप दोनों दरभंगा से ही हैं। मखाना अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मखाना एक जलीय पौधा है और एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, खासकर मिथिला क्षेत्र के लिए, मिथिलांचल के लिए और पूर्वांचल के लिए। उत्तर बिहार के क्षेत्रों में मखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जलीय फसल है। पूरे विश्व में मखाना का जितना भी उत्पादन होता है, हमारे उत्तर बिहार में उसका 80 से 90% उत्पादन होता है। तो इसका डिमांड, मखाने में पौष्टिकता बहुत है, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, औषधीय गुण होते हैं मखाना में। तो इनकी पौष्टिकता और औषधीय गुणों के प्रति दुनिया भर में बहुत तेज़ी से जागरूकता बढ़ रही है, जिसके कारण दुनिया भर में इसकी मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन सीमित क्षेत्र में ही होता है, हमारे मिथिलांचल क्षेत्र में और कुछ सीमांचल क्षेत्र में। 8-10 उत्तर बिहार के जो 8-10 ज़िले हैं, वहाँ ही इसका उत्पादन होता है। तो एक बहुत बड़ा मौका होता है हमारे लिए। तो जब हमारे क्षेत्र में ही मखाने का उत्पादन होता है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे किसान यहाँ जुड़े हुए हैं मखाना की खेती से। उनकी आमदनी को कैसे बेहतर किया जाए, उनके जीवन को किस तरह और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए मखाने पर शोध बहुत ज़रूरी है। परंपरागत तरीके से ही मखाना की खेती अब तक होती आ रही है। जो वैज्ञानिक तरीके हैं मखाना की खेती में, वैज्ञानिक तरीक़ों से अभी तक खेती नहीं हो पाई है। तो इसके लिए शोध ज़रूरी होता है और इसीलिए इसी क्षेत्र में एक शोध संस्थान मखाना अनुसंधान केंद्र के नाम से खोला गया है। सर, मखाने की खेती हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। मखाने की खेती क्योंकि एक जलीय पौधा है, तो इसके लिए जल की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। 2 तरीके से मखाने की खेती हम कर सकते हैं। एक तो तालाब में, जो परंपरागत पद्धति है हमारे यहाँ, तालाब में उसकी खेती करते हैं, जहाँ जल जमाव होता है। हमारे यहाँ दरभंगा या मिथिला के अन्य क्षेत्रों में जल जमाव वाले क्षेत्र ऐसे बहुत सारे हैं, वेटलैंड जिसको कहते हैं, है ना। तो उसमें एक मखाने की खेती कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि खेतों में, जिस तरह धान और गेहूं की खेती करते हैं ना, तो उस तरह खेतों में भी हम मखाने की खेती कर सकते हैं। हमारे यहाँ से एक स्वर्ण वैदेही करके अच्छी प्रजाति मखाने का एक प्रभेद है जो विकसित किया गया है। तो इसे लेके आप खेतों में भी मखाने की खेती की जा सकती है और इससे बेहतर लाभ भी कमा रहे हैं लोग। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अच्छा सीड, गुड क्वालिटी सीड आप उपलब्ध करवाएं। आप अच्छी जगह से, किसी अच्छे जगह से आप गुड क्वालिटी सीड लें और उचित तरीके से इसकी खेती करें। अच्छी आमदनी होती है इससे। इसे कौन सी समस्याएं से हमें समाधान होती है? मखाना खाने से, मखाना एक्चुअली देखिए, जैसा मैंने कहा कि मखाने में पौष्टिकता ज़्यादा है ना, और इसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत है। तो बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं इसके।
है ना। तो मखाना में जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है, जिससे जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, आजकल ये बड़ी कॉमन समस्या है ना, तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो भी सुरक्षित तरीके से इसको खा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एनर्जी अच्छी होती है, 78% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, 10% के आसपास इसमें प्रोटीन होता है, और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे मिनरल्स इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन है, विटामिन बी वो काफ़ी मात्रा में है। सूक्ष्म पोषक तत्व तो आजकल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिंक, आयरन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अभी आधी आबादी लगभग जिंक और आयरन की कमी से जूझ रही है ना। तो जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी काफ़ी प्रचुरता होती है इसमें। इसके अलावा और भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं इसमें। हार्ट के मरीज़ के लिए अच्छा है, जिनका उच्च रक्तचाप होता है ना, बीपी, उनके लिए भी अच्छा है। इसमें सोडियम की मात्रा काफ़ी कम होती है, फैट काफ़ी कम है इसमें। कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चीनी का बीमारी हो या हाँ, बिल्कुल। हाँ, अभी मैंने कहा ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, तो चीनी वाली बीमारी जिसको है ना, वो भी आसानी से सुरक्षित तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं, और भी बहुत फायदे हैं इसके। सर, इसकी खेती कौन सी महीने में की जा सकती है? हाँ, इसकी खेती जैसे अभी मार्च चल रहा है ना, तो फरवरी से लेके जुलाई तक, मई जून तक, ठीक है, फरवरी से लेके मई जून तक इसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और उसके बाद नवंबर दिसंबर तक इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। करीब 6 महीने की फसल है ना। जैसे अभी अगर हमने लगाया ना, तो इसको जुलाई अगस्त में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, सॉरी, जुलाई अगस्त में इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5-6 महीने की फसल है। और यह कितने दिनों में तैयार हो सकता है? हाँ, बस भाई 5 से 6 महीने में। 2 तरीका है। अगर नर्सरी आप खेतों में अगर मखाना की खेती करना चाहती हैं, तो नर्सरी हम तैयार कर लेते हैं जनवरी फरवरी के महीने में नर्सरी तैयार करके, और फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले पखवाड़े में इसको धान की तरह हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। इसकी रोपाई होती है ना, और उसके बाद अगले 5 महीने में, 5-6 महीने में आप इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। सर, अगर हम खेती मखाना का खेती करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ध्यान इन चीज़ों का रखना चाहिए, क्योंकि ये एक जलीय पौधा है ना। तो पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी आपको। अगर खेतों में आप मखाना की खेती करना चाहती हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 फीट पानी खेत में सुनिश्चित आपको करना पड़ेगा, ताकि मखाने की जो पत्तियां हैं ना, वो जल के सतह पर ऊपर तैरनी चाहिए, है ना। खेत अगर सूख जाए तो पत्तियां डिजेनरेट हो जाएगी, है ना, और फसल प्रभावित हो जाएगी आपकी। ये पहली चीज़ है कि जल की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सीड मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ स्वर्ण वैदेही एक प्रभेद है, हाँ, वो विकसित की गई है। तो स्वर्ण वैदेही वैरायटी अगर आप इससे मखाने की खेती अगर आप करती हैं, तो लगभग 3 टन, 2.25 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप मखाने का सीड निकाल सकती हैं। और इसके अलावा जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, समय समय पर बीडिंग करनी होती है। शुरुआती अवस्था में खरपतवार का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मखाना की खेती में, तो उसको आप मैनुअली निकाल सकती हैं। और एक बार जब पत्तियां जल के सतह को पूरी तरह से घेर लेती हैं ना, उसके बाद खरपतवार का प्रॉब्लम भी कम हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, और सही समय पर लगाना भी। अगर लेट करते जाएंगे, मई जून के बाद अगर लेट करते जाएंगे ना, तो फिर इसकी उत्पादकता प्रभावित हो जाती है। क्या हम इसे एक व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर। और जैसा हमने कहा कि व्यवसाय का मौका कहाँ होता है, जहाँ मांग बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, वहाँ व्यावसायिक फायदा बेहतर होता है। तो मैंने कहा कि दुनिया भर में तेज़ी से जागरूकता बढ़ रही है। मखाने में जो औषधीय गुण है, इसमें जो पौष्टिकता है, उसके प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ रही है। तो जाहिर है इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन बहुत सीमित क्षेत्र में है। तो व्यावसायिक मौका तो इसमें प्रचुर है ना। और आप देखिए कि जो अन्य सामान्य फसल है, कृषि फसलें जो अन्य है, धान, गेहूं या जो अन्य सामान्य फसलें हैं, उसकी तुलना में मखाने की कीमत काफ़ी ज़्यादा है ना। तो कम से कम 10 गुना अब ज़्यादा है। इस समय मखाने की कीमत क्या है बाज़ार में? अब जब मखाना खरीदने जाएँ तो कम से कम 500-600 रुपये हाँ प्रति किलो के हिसाब से मिलता है ना, प्रति किलोग्राम के हिसाब से।
और बाकी जो दूसरी फसलें हैं इसमें इतनी कीमत नहीं है, नहीं तो जाहिर है इसकी कीमत बेहतर है, इसकी मांग अच्छी है और सप्लाई बहुत सीमित क्षेत्र में है, इससे मिथिलांचल और उत्तर बिहार के क्षेत्र में है, तो इसमें व्यवसाय के खूब मौके हैं और लोग कर भी रहे हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, मखाना की खेती और मखाना का व्यवसाय दोनों ही काफ़ी फल फूल रहा है, लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। और कोई प्रश्न? सर, हमें मखाना की खेती से क्या क्या लाभ है? मखाना की खेती से लाभ ये है कि जैसे मैंने कहा कि मखाना तो एक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है ना, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं, पौष्टिकता काफ़ी ज़्यादा है, तो स्वास्थ्य लाभ तो है ही। इसके अलावा जो व्यावसायिक लाभ है, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात चल रही है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमेशा कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की ज़रूरत है। तो दोगुनी करने की ज़रूरत है तो वैसी फसलों की खेती होनी चाहिए जिसमें आमदनी कुछ बेहतर हो, है ना। तो मखाना एक ऐसी ही फसल है जिसमें बेहतर आमदनी है। बाकी जो सामान्य फसल है उसकी तुलना में मखाना की खेती में बेहतर आमदनी है ना। और इसमें हानि भी हो सकती है? नहीं, हानि तो कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि मखाना में इसके हर प्लांट पार्ट्स में कांटे होते हैं। अगर जड़ को छोड़ दें तो इसके अलावा तने में, पत्तियों में, फल में हर जगह कांटे होते हैं। तो जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं या हार्वेस्टिंग है वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए विशेष प्रकार के स्किल की ज़रूरत होती है ना। तो उस समय सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, कांटे बहुत होते हैं इसमें, है ना। और बाद में हार्वेस्ट करते समय इसको गुहारना पड़ता है, थोड़ा मेहनत का है कम, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई विशेष तरह की हानि इसमें नहीं है मखाना की खेती में। और अभी आप देखिए जहाँ आप खड़ी हैं, अभी मैंने बताया था कि मखाना की खेती दो पद्धतियों से की जा सकती है। एक तालाब, हाँ, जो परंपरागत तरीके से इसकी खेती जैसी हो रही है अभी, और एक तालाब में और दूसरा खेती में। हाँ, खेतों में, धान और गेहूं की तरह। तो वो तो खेत जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ आपने देखा। और ये देखिए ये तालाब है, ये पिछले सीज़न में यहाँ मखाने की खेती हुई थी मछली के साथ। मछली और मखाने की खेती एक साथ भी कर सकते हैं, इससे आमदनी और बेहतर की जा सकती है। ये जो छोटी छोटी लाल पत्तियाँ अभी आपको दिख रही होंगी ना बीच बीच में, हाँ, ये पिछले सीज़न में जो सीड इसमें बच गए थे ना, वही सीड जर्मिनेट होकर अभी ये लाल पत्तियाँ आ रही है। ठीक है, तो मखाने के साथ मछली की खेती आप करेंगे अगर, क्योंकि ये तालाब में है तो गहराई इसकी अच्छी खासी है, तो मछली भी इसमें मछली पालन किया जा सकता है। और उसके साथ मखाने की खेती अगर हो तो आय और दुगनी हो जाएगी, है ना। सर, इसके लिए हमें कितनी जगह का ज़रूरत हो सकती है? जितनी भी जगह आपके पास है उतने में इसकी खेती की जा सकती है ना। जगह का इस तरह नहीं है कुछ। अब देखिए कि ये 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है पॉन्ड, तो आमतौर पर इतनी जगह तो हो ही जाती है किसान के पास, तो जगह का कोई लिमिटेशन नहीं होता है इसमें। जितनी भी जगह उपलब्ध है उसमें आप मखाने की खेती कर सकती हैं, और मखाने की सघन खेती बल्कि आप कर सकती हैं। अगर इस तरह के पॉन्ड आपके पास उपलब्ध होते हैं तो मखाने के साथ मछली लगा लीजिए और भी बेहतर आमदनी मिलती है किसानों को। क्या हम लड़कियां भी ये काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि मखाना हार्वेस्ट करने के बाद इसको क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग करनी पड़ती है ना। उसके बाद उसकी पॉपिंग करनी पड़ती है, जो घर के अंदर करते हैं लोग, है ना। तो इन सारे कामों में ना महिलाएं बहुत लगी हुई हैं। यहाँ भी मिथिलांचल क्षेत्र में आप देखें तो महिलाएं पहले से भी संलग्न है इस काम में, है ना। रोस्टिंग, पॉपिंग, ग्रेडिंग, ये सारे काम हैं जिनमें महिलाएं बड़ी सुगमता से कर रही हैं। मखाने की हार्वेस्टिंग के बाद इसका प्रसंस्करण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक विशेष प्रकार के कौशल की ज़रूरत होती है मखाने का लावा तैयार करने के लिए। हार्वेस्टिंग के बाद मखाने के बीज को पहले सुखा लिया जाता है, उसके बाद इसकी हीटिंग की जाती है, इसको गर्म कर लिया जाता है, इसकी रोस्टिंग की जाती है, और रोस्टिंग करने के बाद इसे प्री हीटिंग कहते हैं। इसके बाद मखाने के बीज को फिर से 48 घंटे के लिए स्टोर करके रख लिया जाता है। 48 घंटे के बाद पुनः इसकी हीटिंग की जाती है एक कढ़ाई में। उसके बाद फिर दूसरी कढ़ाई में इसको डालते हैं, जहाँ से जब हल्की पटपटाहट की आवाज़ आने लगती है इस बीज से, तब उसे लकड़ी के एक ब्लॉक पर रखते हैं, 4-5 बीज को एक साथ, और फिर लकड़ी के एक हथौड़े से उस पर प्रहार किया जाता है, जिससे
सफ़ेद लावा जो हम देखते हैं बाज़ार में, वो वहाँ बीज फटने के बाद वो लावा वहाँ से निकल आता है। इसके बाद अलग अलग साइज़ के हिसाब से इसको हम विभाजित कर लेते हैं, जिससे अलग अलग ग्रेड के मखाने हमें मिल जाते हैं। ये हार्वेस्टिंग से लेके मखाने का लावा तैयार करने तक की जो प्रक्रिया है, इसमें एक विशेष प्रकार की कौशल की ज़रूरत होती है, जो बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत होती है। मखाने की खेती जब हम तालाब में करते हैं तो नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस फसल की खेती जब हम खेतों में धान और गेहूं की तरह करते हैं तब पहले एक नर्सरी तैयार कर ली जाती है। नर्सरी में पौधों में पत्तियों का आकार जब 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है, उस समय इसे सावधानीपूर्वक निकाला जाता है। निकालते समय ये सावधानी रखनी होती है कि पौधों की जड़ें सुरक्षित रहे, जिससे जब इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं मुख्य खेत में, तब इसका विकास अच्छा हो सके। और जब इसे हम मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1.25 मीटर, 1 मीटर से 1.25 मीटर के बीच हम रखते हैं। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। मुख्य खेत में मखाने के पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद, इसकी रुपाई के बाद शुरुआती 1 से 1.5 महीने में खरपतवार नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 से 1.25 मीटर की रखी जाती है, तो खाली जगह काफ़ी होती है। और जब हम फार्म यार्ड मैन्योर या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम का एप्लीकेशन हम कर चुके होते हैं अपनी ज़मीन पर, तो खरपतवार का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है शुरुआती समय में। क्योंकि मखाना एक जलीय पौधा है, इसीलिए रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग इसमें अच्छा नहीं माना जाता है। इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ सकती है। इसीलिए ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि मैनुअली ही हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि शुरुआती 1 से 1.5 महीने में 1 या 2 बार ज़रूरत के हिसाब से खरपतवार मैनुअली निकाल लिए जाएं। 1-1.5 महीने के बाद जब पानी की सतह पूरी तरह से पत्तियों से आच्छादित हो जाती है, उसके बाद खरपतवार का बढ़वार हो नहीं पाता है, ये स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। तो उसके बाद खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है मखाने की खेती में। अगर हमें ये काम करना हो तो हमें क्या क्या गुण होनी चाहिए? हाँ क्योंकि कांटे होते हैं इसमें, है ना। मखाना का जो पौधा होता है उसमें हर जगह कांटे ही कांटे होते हैं, तो कांटों से जो लड़ना होता है ना, ये क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और क्यों, देखिए मिथिलांचल क्षेत्र में ही मखाना की खेती क्यों हो रही है ज़्यादा, इसके लिए जो एडेफो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दूसरी जगह भी है, या भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती होती है। जैसे मणिपुर है, वहाँ एक लोकतक झील है, उसमें मखाने की खेती होती है। लेकिन वहाँ लोगों को ये नहीं पता है कि मखाने की पॉपिंग कैसे की जाती है। वो हरी सब्जी के रूप में मखाने को खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं। तो यहाँ इसकी खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं मखाने को हार्वेस्ट कैसे करना है, ज़मीन के नीचे से कैसे निकालना है, इसके अलावा उसकी रोस्टिंग कैसे करनी है, पॉपिंग कैसे करनी है। तो ये जो गुण हैं, ये यहाँ के किसानों में ये सारे गुण पाए जाते हैं, मेहनती हैं, है ना। वो कांटों से लड़ते हैं मखाना की खेती के लिए। तो ये थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि हार्वेस्टिंग भी थोड़ी मेहनत मांगती है इसमें, और उसके बाद रोस्टिंग, पॉपिंग, ये थोड़ा स्किल काम है ना। तो ये सारे गुण, ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये सीख लीजिए और मखाने की खेती बहुत सुगम हो जाएगी। अगर हम लड़कियां ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आप एक समूह बना सकती हैं, समूह में इसकी खेती हो। उसके बाद समूह में ही आप इसका प्रसंस्करण करें, रोस्टिंग, पॉपिंग, जैसे मैंने एक बात कही थी। और उसके बाद मखाने की ग्रेडिंग आप कर लें, और समूह में, क्योंकि आप अपने उत्पादों को जब बेचेंगी तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। आइए मुस्कान, नेहा, और भी कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं, धन्यवाद, थैंक यू सर, आप बताए हमें इस सब के बारे में। हाँ, चलिए, आपने इस सब के बारे में कभी मालूम भी नहीं था।
और इतना जानकारी भी मिल गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। बेचने जो खुद से उपजाने के खाने से मतलब है वो किसी और से मतलब कि जो उपजा के दे उससे अच्छा कि हम खुद के तालाब में जाके खुद के बगीचे में जाके उपजा के और उससे मतलब कि अच्छे से रोप सकते हैं, उसे अच्छे से निकाल के अच्छे से खा सकते हैं घर में भी सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसी न किसी को तो इसकी खेती करनी पड़ेगी ना, और जब वैश्विक स्तर पर इसकी मांग बढ़ती जा रही है तो जाहिर है अब खेती भी ज़्यादा होगी और ऐसे में मौके भी खूब हैं, व्यावसायिक मौके भी इसमें खूब हैं। तो निश्चित तौर पर आप सब इसकी खेती से, इसके व्यवसाय से जुड़ सकती हैं, है ना, और इससे आमदनी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। आमदनी, हाँ बिल्कुल। तो और सबको इससे प्रोटीन भी अच्छा रहेगा दे में, सेहत के लिए और हाँ, भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए इसमें जो मैंने कहा कि पौष्टिकता है, औषधीय गुण है, खास तौर पर महिलाओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो गर्भावस्था में या उसके बाद डिलीवरी के बाद भी इसका सेवन लोग करते हैं। इससे इसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है ना। आयरन काफ़ी मात्रा में है। अब जानते हैं कि करीब 70% महिलाएं जो है भारत में वो हाँ आयरन डिफिशिएंसी से जो अनीमिया होता है ना उससे ग्रसित है ना, और जिंक की कमी भी पाई जाती है। तो इसके सेवन करने से महिलाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, बल्कि और भी दूसरी चीज़ें हैं। पुरुष भी ये जो बांझपन की समस्या है इससे भी निजात पा सकते हैं। इसमें भी मखाने का उपयोग काफ़ी हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रभावी होता है। इससे इस मखाने से उन लोगों के लिए ठीक है जिसे हार्ट का प्रॉब्लम है, चीनी का प्रॉब्लम है, वो लोग अगर बेहतर ये सब खाएं तो उसके लिए बहुत ही बिल्कुल एक सुपर फूड है, एक सुपर फूड है। बहुत कम फसल ऐसी है जिसमें इतने सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। इतने सारे गुण एक साथ हाँ पाए जाना कहीं भी बहुत मुश्किल होता है। तो एक सुपर फूड के नाम से इसे जानते हैं मखाना को, है ना। तो इससे जुड़िए और स्वागत है आप सबों का। जब भी आपको कोई तकनीकी ज़रूरत हो या किसी इनपुट की ज़रूरत हो मखाने की खेती के लिए, प्रशिक्षण संबंधी कोई ज़रूरत हो, तो मखाना अनुसंधान केंद्र हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। और यहाँ के जो दूसरे किसान हैं वो सब के लिए मखाना अनुसंधान केंद्र हमेशा उनको सहायता पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर है। किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो मखाने की खेती में या मखाने के साथ मछली पालन में, तो आप निश्चित तौर पर यहाँ संपर्क कर सकती हैं। प्रशिक्षण की ज़रूरत हो, समय समय पर हम यहाँ प्रशिक्षण भी देते रहते हैं, तो आप आके यहाँ से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकती हैं और मखाने की खेती से बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। हाय एवरीवन। फुटबॉल जो होता है उसका खेलने से पहले जो वार्म अप होता है उसके बारे में कुछ थोड़ा बोलना चाहती हूँ। वार्म अप के इम्पोर्टेंट है उन मसल को या जॉइंट को ओपन करने जो हम उससे यूज़ करने वाले हैं। तो फुटबॉल में ही तो पूरी वैसे ही पूरी बॉडी ओपन होते हैं, इसलिए लेग्स का, हिप्स का जॉइंट का ओपनिंग, नी का ओपनिंग और हिप का मोशन करना, शोल्डर का मोशन करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा वार्म अप में। तो वार्म अप से बॉडी टेम्परेचर और मसल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। अगर मसल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उससे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी को। वार्म अप करने से सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही नहीं बढ़कर उससे एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, जॉइंट में रेंज भी ज़्यादा रहेगा। तो वैसा ही नहीं कि रहेगी कि भागने में भी रिस्ट्रिक्शन फील होगा। तो अच्छे वार्म अप के वजह से रिफ्लेक्सेशन बहुत क्विक होगा। अच्छा वार्म अप करने से बॉडी का फिज़िकल प्रिपरेशन भी होती है। तो मैं थोड़ा उस वार्म अप का एक्सरसाइज दिखाती हूँ। शोल्डर मोशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो फुटबॉल होता है जो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, तो हर बॉडी को यूज़ करता है, तो अपने आप को बहुत बॉडी प्रिपरेशन करना है। तो शोल्डर रोटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज हम सिंपल से कम्प्लेक्स में आना है, तो स्टार्टिंग में स्लोली करना है, उसके बाद इंक्रीज करना है। तो फर्स्ट तक जंप करेगा। हमारा ये एक्सरसाइज से नी को भी थोड़ा रिलैक्सेशन रिफ्लेक्स हो सकता है, गेम खेलने में भी थोड़ा आराम मिल सकता है।
उसके बाद ये सब ये सब जो करता है बॉडी को थोड़ा वार्म करने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। और उसके बाद भी हमारा लेग्स को मैं खेलने के लिए प्रिपेयर स्टार्ट कर रही है, ये सब दिखाना है। तो उसके बाद ग्रोइंग एक्सरसाइज करना है। ग्रोइंग भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ग्रोइंग पेन होगा तो खेलने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए ग्रोइंग इनसाइड फिर आउटसाइड। अगेन तो वार्म अप में कि 100% करना है कि जो गेम रिलेटेड होता है ये सब वार्म अप में होता है। तो जब वार्म अप करता है तो अपने आप बहुत इम्पोर्टेंट मतलब सीरियसली लेना है, रिलैक्स नहीं होना है। तो उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज डायनामिक स्ट्रेचिंग, फिर अपना बॉडी को हैमस्ट्रिंग को क्वाड्रिसेप को रिलैक्स फील करने के लिए। उसके बाद थोड़ा स्क्वाटिंग का इम्पोर्टेंस है कि क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग और काम मसल को बिल्डिंग करने में बहुत हेल्प करता है। तो वार्म अप में भी थोड़ा हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करना है और प्रैक्टिस में भी ज़्यादा करना है। उसके बाद स्ट्रेचिंग, क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिंग करना है जब हमारे मसल को पुल नहीं होने के लिए। डायनामिक स्ट्रेचिंग होना चाहिए। थोड़ा किकिंग एक्सरसाइज करना है, क्योंकि जब खेलते हैं तो डायरेक्ट मैच में किक करता है तो कुछ भी मसल हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप में पेन होता है, इसके लिए वार्म अप से प्रिपेयर करना है। Let's bench. फाइनली ये जंपिंग जैक एक्सरसाइज, ये होता है कोऑर्डिनेशन और मसल और माइंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि एक फुटबॉल में मसल अलग माइंड अलग होने से ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, इसलिए अपने आप को अपना मसल और माइंड को एक साथ होना है। तो ये एक्सरसाइज दोनों मतलब लेग्स पाव अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेट करना है कि लेग्स खोलने में हाथ ऊपर जाना है, लेग्स अंदर करता है तो हाथ ओपन करना है। ये कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वार्म में अच्छे से कंसंट्रेट करना है कि जो गेम रिलेटेड होता है ऐसा वार्म में होता है और प्रैक्टिस में होता है। और जो हम अच्छा वार्म अप कर रहा है कि ये सब किस लिए कि गेम में हो या प्रैक्टिस में अपना परफॉर्मेंस 100% देने के लिए है। तो अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो अच्छा वार्म अप करना है। ओके, थैंक यू। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम
जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी।